हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपीएसआई की जो आपकी तैयारी चल रही है लगातार शाम 5 बजे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही है ना, एक बार क्लियर कर दिया करिए। आवाज़ आ रही है? आ रही है? चलिए आ रही है तो चलते स्टार्ट कर देते हैं फिर जल्दी से। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। देख लीजिएगा कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया है। कह रहा है कि जो कब मानसून के महीने में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। तो ये आपका कौन सा है भाई? तो 41 का ऑप्शन देना है सभी को। चलिए जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए आपके ऑप्शन को हम लोग सहमति हैं, आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब सी हो जाएगा, कजरी। याद रखिए जो कजरी है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है जो वर्षा ऋतु का आपका वर्णन होता है, जिसमें से वीरा वर्णन जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं का अत्यधिक वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। पंजाबी तो आप लोग जानते हैं, पंजाबी जो आपका है वो किसका है? तो आपका आपके कह सकते हैं गिद्धा आपका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? चलिए रीता सिंह यहाँ पर है, वेलकम है। चलिए नाम लेने के लिए हमने आपको बताया है, बिल्कुल आराम से जब आपकी क्लास चलाते हैं वो रात 10:30 बजे चलाते हैं, बिल्कुल आराम से, है ना। जब थक जाते हैं पूरी तरीके से तो रात 10 बजे एक क्लास होती है जीके जीएस की, बड़े आराम से सबका नाम लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके 40 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना, और जल्दी से कवर भी हो जाएगा क्योंकि लगातार क्लासेस लगी है ना। इसके बाद 7:30 बजे यूपी जी के, 8:30 बजे हिंदी है, फिर जीके जीएस है, फिर इसके बाद रात में जीके, है ना। इस वजह से थोड़ा स्पीड में रहते हैं। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपका जो बारदौली है वो आपके कहां पर? तो आपके गुजरात में। ठीक है, बारदौली आपके गुजरात में है। और याद रखिए यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दिया था यहाँ की महिलाओं ने। ठीक है ना। तो अब आपको पॉइंट याद रखना कि सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की जो महिलाएं थे उन्होंने ही इनको आपके कह सकते हैं सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे हैं बालाघाट का मलंज खंड और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना जो आपका है ये किस क्षेत्र का है? मतलब इसमें जो खनन किया जाता है वो किसका किया जाता है? बालाघाट का मलंज खंड और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र जो आपका है वो किस लिए है? तो आपको पॉइंट एक समझ में आ गया। खेतड़ी, खेतड़ी से आपको ये पता चल गया होगा, खेतड़ी से ये पता चल गया होगा कि नहीं यहाँ पर क्या होता है। तो क्या होता है? तो तांबा। वहां पर क्या होता है? तो तांबा के लिए आपका है जवाब, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, तांबा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज खंड जो आपका स्तंभ शीर्ष है वो एक स्तंभ पर था। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो सिंह चतुर्भुज आपका है ये जो आपका स्तंभ शीर्ष आपका है ये एक स्तंभ था, किसका था? मतलब कहां पर? आपके कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर में, संभल में, आपके सारनाथ में। तो आपका जवाब हो जाए कौन सा? ऑप्शन डी। ये आपके कहां पर है? तो आपके सारनाथ में है। ठीक है, सारनाथ में है, आप लोग जानते भी होंगे। अगले प्रश्न का देना है। प्रश्न से अगला है कि प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें प्रोटीन भी हो, सस्ता स्रोत भी हो, कम कैलोरी वाली शाकाहारी भोजन भी हो, है ना। तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, फलियां। ठीक है, क्या होता है? फलियां, जो आपकी फलियां ये प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है। हरी पत्ती जैसे देखा जाए, जबकि हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें आयरन का मुख्य स्रोत होता है। जो पत्तेदार होती है ना इनमें आयरन ज्यादा होता है। तो यहां पर याद रखिएगा इसका जवाब प्रोटीन के अनुसार क्या हो जाएगा? फलियां होगा। इसका जवाब आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, कह रहे यकृत के विसारण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के का साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर से पढ़िए प्रश्न, क्योंकि प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन दिया है लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे ताकि। कह रहे यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान अणु अपशिष्ट का साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहां पर आपका जवाब भरा जाएगा कौन सा? प्रोटीन भरा जाएगा। यहां पर जवाब भरा जाएगा प्रोटीन। यहां पर आपको प्रोटीन भरना है। बायोलॉजी की क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके टफ ही है। और बायोलॉजी यहाँ मतलब साइंस की क्लास जल्दी आपकी चलने वाली है, तो आप लोगों को साइंस की क्लास आपको कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है, मतलब पृथ्वी के भूजल से आता है। तो याद रखिए कुल सिंचाई का कितना परसेंट है, 45%, और घरेलू पानी का कितने परसेंट है आपका है, तो यहां पर 47 का ऑप्शन आपका बनेगा बी, ये है आपका 40%। ठीक है, कितना है, 40% आपका जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका देखा जाए 42% है, 42%, तो इसी के आसपास कौन सा लगा है, उसी के आसपास कौन है आपका, तो यहां पर 40 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है। हमने आपको बताया था जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है वो आपका होता है 24 कैरेट का, लेकिन शुद्ध आपको नहीं मिलता है। जो ये लोग बना के देते हैं ना, वो शुद्ध सोना नहीं देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं तांबा का यूज कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ठीक है ना, तो याद रखिए 18 कैरेट में जो तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पर आपका 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 25% होगा। क्या हो जाएगा कि जो आपका 18% सोना होता है उसमें 75% तो सोना रहता है, लेकिन 25% आपका सिल्वर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, निकल हो सकता है, या कॉपर जैसे मेटल इसमें से मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका दिया है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है, प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइस है वो आपकी कौन सी है। तो याद रखिएगा यह डिवाइस जो आपकी है कौन सी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी का जवाब आ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनअप, विंडो या डिस्क डिफ्रैगमेंट या विजुअल बेसिक। तो ये भी थोड़े से आपको टफ लगेगा। याद रखिए जो आपके तृतीय पीढ़ी के आपके कंप्यूटर थे, कौन थे, तृतीय पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपके कह सकते हैं विजुअल बेसिक, तृतीय पीढ़ी विजुअल बेसिक, यहां पर जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, विजुअल बेसिक हो जाएगा। कि विजुअल बेसिक तृतीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, किस पीढ़ी की है, तृतीय पीढ़ी के है, और इसे 1991 में विकसित किया गया था। ठीक है, इसे 1991 में विकसित किया गया था विजुअल बेसिक को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर आपका देखो क्या है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखो कह रहा कंप्यूटर में अगर गलत तरीके से कोई आता है, विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर जाता है या उसे क्षति पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिया है हमला सतह, अटैक सरफेस, हमला स्ट्रक्चर को अटैक सिग्नेचर बोलते हैं, हमला पैटर्न को अटैक पैटर्न बोलते हैं, हमला पथ को अटैक पथ बोलते हैं। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा हमला सतह, अटैक सरफेस क्या बोलते हैं, अटैक सरफेस बोलते हैं। या वह बिंदु होता है जहां से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है तथा संभावित क्षति का कारण बन सकता है, यह आपका अटैक सर्विस कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है। मतलब आपके पास गोपनीयता है ना, गोपनीयता, डेटा खंडन, इकाई प्रमाणीकरण, डेटा मूल प्रमाणीकरण, इसको प्रदान करने के लिए एक गणितीय तकनीकों का उपयोग करते हैं, और इस तकनीकी का जो नाम है वो आपका है क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है, इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है। चलिए यूपीएसआई है तो भाई कह सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन तो होगी ही, है ना। यूपीएसआई में लैंग्वेज कठिन तो होगी ही, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। ये आपका बीए से फॉर्म पड़ा है, ना कि हाई स्कूल इंटर से पढ़ा है। ठीक है ना, और हाई स्कूल इंटर है तो भाई थोड़ा सा इजी आता है, लेकिन यही लेवल आपका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन के हिसाब से है। यही कारण आपकी मैथ भी कठिन होती है, यही कारण आपकी जीएस भी कहीं ना कहीं थोड़ा घुमा के रखी जाती है। चलिए टाइम क्या है, तो इसका जो टाइम है वो आपका 6:30 बजे है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है ये है कितना, तो 68.60%। इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी नंबर, 68.7% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस का कौन सा कांड अर्थात अध्याय सबसे छोटा है।
रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय अर्थात जो कांड है ना, तो ये आपका अब कभी कभी कांड को सोपान भी कह देते हैं, एक लैंग्वेज और बोल देते हैं सोपान, ठीक है। सोपान जो आपका है इसे बोलते हैं खंड, ये कह सकते हैं आपका कांड ही बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो आपका है कौन है, तो ये है आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, किष्किंधा कांड जो आपका है, किष्किंधा कांड जो है ये आपका सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। कुल अगर पूछे सोपान कितने होते हैं तो कुल आपके 7 होते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो आपका कौन सा है। चलिए यहां पर जवाब आ रहे हैं 55 का ए नंबर। चलिए 55 का ए आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किस चीज में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे कि सर गेहूं के मामले में भी उत्तर प्रदेश आपका पहला स्थान है, गन्ना के मामले में भी आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान है, आम के मामले में भी उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान है, आलू के उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। किछौछा दरगाह जो आपकी है उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। 56 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए 56 का पूछा गया है तो ये आपकी कहां पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहां पर आपका हो जाएगा सी, अंबेडकर नगर में। कहां पर है आपके, तो अंबेडकर नगर में किछौछा दरगाह आपकी स्थित है। और इसे प्रसिद्ध सूफी संत थे आपके कौन, तो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर, है ना, इनके नाम से ये आपका जाना जाता है। तो जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। नाम क्या है, नाम है श्रीमती एन राजम, इनका जो संबंध है ये आपके किससे है, ये किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं। सर मैं आंसर थोड़ा स्लो दूंगी क्योंकि एक हाथ से कोई बात नहीं, खतुन जी आप धीरे से दीजिएगा जवाब जैसे दे पाए। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो इनका जो संबंध है वो आपका है वायलिन से, ठीक है। श्रीमती एन राजम का जो संबंध है ये किससे है, इनका संबंध है वायलिन से है। जब ऐसे प्रश्न मिला करें इनको नोट कर लिया करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको कभी पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ऐसे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में ही मिल पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस सेट में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वायलिन से आपके संबंधित है। वहीं पर आपसे पूछे सितार वादक, तो ये प्रसिद्ध आपके थे कौन, रविशंकर। सितार वादक में आपके कौन है, तो आपके रविशंकर आपके हैं। और आपके यहाँ पर दिया तनपुरा, तनपुरा आपके प्रकाश नायक हैं। और बांसुरी से संबंधित है आपके हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न से अगला है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में पूछा गया है। कह रहा सर साहब सब्जेक्ट की करा दीजिए, तो भैया आपकी मैथ की क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान मत होइए, सभी आपके सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कितना, तो देखो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, 2021 दिया है। अच्छा इसके पहले आपका हुआ कब था, अगर ये याद हो कि आपका हुआ कब था तो आप जवाब जरूर दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा, तो इसका प्रश्न आपको देना है, क्योंकि इनमें ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर सी आपका आया, लेकिन फिर भी सोच समझ कर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से आपका ऑप्शन भी ना दिया गया हो, ठीक है। 18/4/22 यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन आपका दिया भी नहीं गया है ना, कोई ऑप्शन भी इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। इसमें से आपका जो दिया है इसके अनुसार मत जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर आप जानते हैं ना, सोहर जब गांव में क्या होते हैं, गांव में जब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें से सोहर गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत होता है वो सोहर गीत होता है, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। लठमार होली के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है, यहाँ पर जवाब देना है। देखो चीज कह रहे हैं कि मेरे होने पर गाया गया था, है ना, तो यहाँ पर चीज यहाँ पर कह सकते हैं जब छोटे थे तभी इनको याददाश्त कैसी थी, बिल्कुल डॉल्फिन वाली इनकी याददाश्त थी, अभी भी याद है बचपन की बातें, है ना। चलिए यहाँ पर लठमार होली के लिए जो आपका है कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, बरसाना, ठीक है, बरसाना है जवाब, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, राधा रानी का जन्म स्थान है इसलिए आपका प्रसिद्ध है बरसाना, जो कि मथुरा जिले में ही आपका क्या है स्थित है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी।
1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी आपकी कौन थी? चलिए, आजकल तो आप देखते हैं ना, जो वो लोग बोला करते हैं ना कि पिताजी आप भी शादी, मतलब कह सकते हैं आपकी अपनी शादी में ले जाओगे, बहुत ऐसे होते हैं। तो आजकल तो जो होती है ना शादियां वगैरह, तो जब शादी होती है तो क्या होती है, माता पिता को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, आ, कुछ सालगिरह मनाते हैं ना, तो उसमें पूरा पूरा एक बार फिर से हो जाती है शादी, तो बच्चे भी देख लेते हैं अपने माता पिता की शादी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आपका जवाब 61 का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल है, जो कि आपके लखनऊ से भाग लिया था। जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है समान प्रावस्था में कंपन या समान प्रावस्था में कंपयमान माध्यम से किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच दूरी होती है। देखो यहाँ पर कंपन यान आपका दिया है, जैसे कंपन होता है ना कोई चीज, मतलब दो आपके कोई आपके कण है, इनके बीच आपका जो कंपन होगा, इसके सबसे निकटतम दूरी जो आपकी होगी वो आपकी किस में होगी? तो जो आपके आयाम होते हैं, देखो आप आयाम क्या ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो सबसे निकट किस में होगा? तरंग दैर्ध्य में होगा, या आवृत्ति में होगा, या वेग में होगा, या आपका आयाम में होगा? तो 62 का ऑप्शन आपका हो जाएगा तरंग दैर्ध्य में। किस में होता है? तरंग दैर्ध्य में होता है। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं तरंग गति से समान काल में कंपन होने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अगले आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। देखो, एक आपके यहाँ पर देखो प्रस्ताव आया था कि शहरों के बाहर भी आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए एक मॉडल लाया गया था। ये जो आपका मॉडल था, इस मॉडल को कहा गया था पूरा मॉडल। क्या बोला गया था? पूरा। ये जो आपका हमने लेखपाल में पढ़ाया था, लेखपाल की जब क्लास चलाए थे तब आपको बताया था पूरा मॉडल ये शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रस्ताव था। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखा जाए कि इस अवधारणा को भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पर दिया था। उन्होंने इस अवधारणा को दिया था, किसने? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इस अवधारणा को दिया था पूरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया, जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? ये परमाणु अस्त्र प्रदान करने में जो सक्षम है, ये जो आपका है, आपका चीन है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ये चीन ने परीक्षण किया है। ठीक है, ये चीन ने परीक्षण आपका किया है, और ये जो रिपोर्ट दिया है ये आपकी यूएसए ने रिपोर्ट इसकी दिया था। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? देखो दिया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है, इसका जो आपका प्रयोग होता है किसमें? तो डायनमो होता है, डायनमो। जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और वहीं पर विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर जो आपकी होती है इसका वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में होता है। ठीक है, ठीक है ना, जो आपकी मोटर होती है, मोटर, इसका प्रयोग उल्टा होता है। ये क्या करती है? ये आपसे विद्युत ऊर्जा लेती है, फिर यांत्रिक कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? धान उत्पादन में दूसरा स्थान जो है वो किसका है? तो देखो, सबसे पहला अगर हम आप बात करें कि पहला स्थान आपकी किसका है, तो आपका चीन का है। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन चीन ही करता है। ठीक है ना, और इसमें से दूसरा स्थान किसका है? तो आपके भारत का है। ठीक है, इसमें से आपका भारत का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वर्ष 2015 में है, चलिए इसे छोड़ते हैं क्योंकि 2015 से कोई लेना देना नहीं था, कोई क्वेश्चन रख दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है? चलिए, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, जो आपके समग्र क्रांति का नारा दिया था, इन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। कौन है भाई? जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वालों में से नहीं है? मतलब देखा जाए तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में है, और इनमें देखा जाए तो आपका कौन सा में नहीं है? तो आप देखते हैं बिहार में भी बहुत लोग रहते हैं, पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में है ना। लेकिन यहाँ पर आपका केरल इनमें से ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, केरल इनका ऑप्शन नहीं होगा, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता था वो आपका कौन था? 70 नंबर में।
70 का जवाब जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो अवध के, अवध में जो आंदोलन हुआ था वो कृषक आंदोलन था, ठीक है। और इसके आपके थे कौन? तो जवाब ए हो जाएगा बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। यहां पर जवाब आपका ए हो जाएगा। ये जमींदारी के विरुद्ध इन्होंने अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है जो आपके 12वें नंबर के आपके अध्यक्ष हैं, मतलब थे जो आपके कौन, किम योन जिंग थे, ये आपके 12वें नंबर के थे, लेकिन अभी हाल ही में आपके चेंज हो चुके हैं। अब जो 13वें नंबर के बने हैं वो बने डेविड, है ना, क्या बने हैं? डेविड मालपास बने, ठीक है, मालपास बने, डेविड मालपास बन गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम जो है ये किसके उदाहरण होते हैं? मशरूम बोलते हैं कवक, कवक को बोल देते हैं फंजई, क्या बोल देते हैं? इन्हें फंजई भी बोल देते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, फंजई हो जाएगा, कवक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, इनमें से हमने बताया था आपसे, क्या बताया था कि जो दिल्ली में पहली ड्राइवर रहित आपकी मेट्रो रेल आपकी चली है और इसको रेलगाड़ी को जो दूसरे देश से प्राप्त की गई है, ये देश आपका कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया से ये प्राप्त की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई है। ये दिल्ली मेट्रो में है जो प्रथम ड्राइवर रहित आपकी रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न आपका दिया है, मानहानि आईपीसी की धारा किस धारा में दंडनीय है? ये आपके मूल विधि के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं मानहानि, बोलते हैं ना मानहानि का दावा हम लगा देंगे, ऐसे बोल देते हैं ना। तो मानहानि जो आपका होता है आईपीसी में किस धारा में दिया है? तो याद रखिए धारा आपके 499 से स्टार्ट होते हैं और आपके 502 के तक रहते हैं। मतलब मानहानि के जो आपके हैं धारा वो 499 से स्टार्ट होते हैं और 502 तक आपके रहते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार परिभाषित किया गया है? आपराधिक अत्याचार को जो परिभाषित किया गया है, देखो क्या दिया है, आपराधिक अत्याचार को जो परिभाषित किया गया है ये किया गया है कौन सी आपकी दंड संहिता में? तो आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहां पर आपका, सॉरी इसके माफ करिए, इसके चलिए हाँ सही है, इसका आपका जवाब कौन हो जाएगा भाई? 74 वाले में किसी किसी का भी आया था, 74 वाले में किसी का भी आया था। तो देखो वो आपकी 499 से स्टार्ट हुआ था, उसके हिसाब से बीच में पड़ता है, उसे बी होगा। फिर भी इसे एक बार पॉइंट देखना, क्योंकि ये जो स्टार्ट होते हैं 499 से स्टार्ट होते हैं और आपके 502 तक आपके जाते हैं ना, 502 तक जाते हैं। तो इसका जिसने इसको सही किया था इसको आपको सही करना है, ठीक है। यहां से होगा, इसका जवाब आपको लगाना है बी वाले में, क्योंकि मेन पॉइंट इसमें है। फिर भी हम आपको क्वेश्चन को और भी इसे पढ़ा देंगे अच्छे से। अगला दिया गया है यहाँ पर कि आपराधिक अत्याचार जो परिभाषित किया गया है, आपराधिक अत्याचार ये है आपके धारा 451 में, धारा 451 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, जी हाँ उसका जो आपका 500 ही सही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि देखो एक थ्योरी जैसा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर थ्योरी जैसा क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आपको थ्योरी जैसा होगा लेकिन ये बिल्कुल सरल है। कह रहा आ अपने को बा होने का जिसकी मृत्यु हो चुकी है, यहाँ पर कह रहा है आ अपने को बा होने का जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है, आ दंड का दोषी है, आ दंड का दोषी है। यहां पर कह सकते हैं कि इसके लिए जो आपकी दंड संहिता होगी वो किसके अंतर्गत आपकी आएगी? ये दंड संहिता किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है 119 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अंतर्गत आपका आएगा। यहां पर अगर पूछा कि आ अपने को क्या बोल देता है? बी, मतलब बोल देता है कि मैंने ये किया है, ठीक है। तो आ अपने को बा होने की जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल कर देता है, तो ये आपका आता है किसमें? 419 में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश, यहां पर दिया पुलिस अधिनियम 2001 प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? जो आपका पुलिस अधिनियम 2001 आया था, ये जो आपकी प्रवृत्ति हुई थी, ये जो आपका आया था, ये कब आया था? यहां पर याद रखिए ये आपका आया था, ऑप्शन राइट आपका 77 का बनेगा सी। ये आया था 10 अगस्त 2001 को, 10 अगस्त 2001 को आया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया था। पुलिस अधिनियम 1861 जो पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था? इसे कब पारित किया गया था? यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1862 को, 22 मार्च 1862 को पारित किया गया था पुलिस अधिनियम 1861 वाला, ठीक है।
अगला आपसे पूछा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा फर्स्ट में उल्लेख है, मतलब जो आपकी आयकर अधिनियम धारा है वो आपकी धारा 1 में फर्स्ट जो उल्लेख करता है, ये करता किसका है, तो कृषि आय का उल्लेख करता है, कृषि आय का करता है। काजू पांडे कह रहे हैं सर अब सुनोगे तो नो कमेंट, सब्जी काट रहे हैं। चलिए सुनिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की जो शक्ति है, मतलब यहां पर कह सकते हैं जो डिजिटल हस्ताक्षर है, ठीक है, ये जो आपका अधिनियम आया था ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत है, डिजिटल हस्ताक्षर, और ये नियम जो बनाया गया था वो केंद्र सरकार की किस शक्ति के आपके तहत है, तो ये जो आपकी है कौन सी है, आपका जवाब हो जाएगा 80 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये धारा 10 में ही आपका दिया गया है, धारा 10 में ही आपका दिया गया है। कुछ लोगों का जवाब भी आ रहा है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं, कह रहे महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो मामला है ये कैसा एक दंडनीय है, लेकिन किस प्रकार का दंडनीय है, ये जो दंडनीय है ये किस प्रकार का दंडनीय है, तो कह सकते हैं ये जो आपका आता है ये भारतीय दंड संहिता में आपका है, ठीक है। तो याद रखिए महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो आपका है ये संबंधी हमला है ये भारतीय दंड संहिता में आपका है, ठीक है, जो कि धारा 354 में यहाँ पर प्रवृत्त किया गया है कि जो कोई भी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के अपराध से या उससे जुड़ा है जानते हैं तो वह उसकी लज्जा भंग करेगा, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 354 में यह आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत आपका अपराध है, दहेज लेना और दहेज देना ये किसी के अंतर्गत आपका अपराध है, तो आपका ये बनाया गया था अधिनियम, और ये अधिनियम बनाया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये आपका बनाया गया था, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है, एकांत प्रतिरोध का प्रावधान मतलब यहां पर कह सकते हैं कि एकांत प्रतिरोध मतलब होता है कि एक ऐसा अपराध जिसमें से कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, न्यायालय उसे संहिता के अधीन उसे दोषी तो कर देती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 माह के लिए 3 माह से अधिक यहां पर कह सकते हैं दोषी के हिसाब से आपको नहीं करेंगे, मतलब एकांत। ये समझिए कि किसी चीज को कोई व्यक्ति है अगर आपको शंका हो जाती है कि ये व्यक्ति आगे कोई दुर्घटना या कह सकते हैं ऐसा कोई काम करने जा रहा है जो कानूनन है, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी उस व्यक्ति को 3 माह अंडरग्राउंड कर देगी, क्या कर देगी, अंडरग्राउंड कर देगी। और ये जो आपका है किस धारा में है, तो यहां पर जवाब हो जाएगा धारा 73 के तहत आपका ये है, ठीक है, यहां पर जवाब आपका सी हो जाएगा। मतलब आपने पाप नहीं किया है, आपने किसी को मारा नहीं है, लेकिन अगर सरकार को पता चल जाता है कि ये कुछ करने जा रहा है गलत, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अंडरग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। 3 माह तक आपका ये करा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे हैं मूल विधि की कठिन बहुत क्वेश्चन है, तो भाई मिस्टर कहेंगे भाई मूल विधि है ये तो क्या कठिन तो होना ही चाहिए, है ना। चलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, जो धारा 154 है, धारा 154 है, ये 54 के अधीन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, ये संबंधित है केवल संज्ञेय अपराध से, ठीक है, किससे अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अब ये संज्ञेय अपराध क्या होता है, इसकी भी लैंग्वेज बहुत कठिन होती है। संज्ञेय अपराध होता है ऐसा अपराध अभिप्रेत जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के तन्मतः प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, मतलब कह सकते हैं कि वारंट जारी कर सकता है, ठीक है। इसके संज्ञेय अपराध में क्या होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी क्या होता है, इसके अनुसार गैर कानूनी है फिर भी वारंट जारी कर सकता है, किसका, बिना गिरफ्तार किए वारंट जारी कर सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत प्रतिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है, किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत प्रतिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है। अभी इस प्रश्न को अभी हमने बताया था, एकांत परिरोध का प्रावधान जो आपका है धारा 73 में है, और किसी भी व्यक्ति को कितने दिनों तक, तो 3 माह तक उसे रखा जा सकता है। अभी हमने बताया भी था, बताया था कि नहीं बताया था। चलिए देखो इतना कठिन है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं ये हमने पढ़ा है ना। चलिए, कह रहा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 जो है वो किससे संबंधित है, तो भारतीय दंड संहिता का धारा जो आपका 4 है ये जो संबंधित है किससे है,
तो आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा 20 का ऑप्शन आपका डी, ये है साधारण अपवाद से। ठीक, किससे है? साधारण अपवाद से संबंधित है। धारा जो आपका कौन है यहाँ पर आपका 4 है। ठीक है, मतलब जो भारतीय दंड संहिता की आपकी 76 से स्टार्ट होते हैं और 106 तक आपके जाते हैं, वहां पर साधारण अपवाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कितने से? 76 से लेके 106 तक आपके किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आपराधिक दायित्व से उन्नति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? आपराधिक दायित्व से उन्नति मतलब यहां पर कह सकते हैं जो अपराध रखा गया है वो कितने बच्चे, कितने उम्र के बच्चे से कम। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कि जो 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उस पर ये धाराओं का प्रयोग नहीं करेंगे, उन पर ये धाराओं का प्रयोग नहीं करेंगे। कितना? 7 वर्ष से कम होने की स्थिति में। ठीक है, तो जवाब यहां पर आपका बी हो जाएगा। आपराधिक दायित्व से उन्नति के लिए बच्चे की आयु कितनी होना चाहिए? यहां पर आपका बी। ठीक है, अगर इसके ऊपर है तो उस पर कह सकते हैं धाराओं के अकॉर्डिंग यहां पर लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट मतलब गहरी चोट को बोल देते हैं ग्रीवियस हर्ट, कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? मतलब आप अगर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति पर चोट आती है तो चोट भी जो आपकी होती है वो भी कई प्रकार की चोटें होती हैं, और गहरी चोट के जो प्रकार होते हैं वह के कितने होते हैं? तो आपके 8 प्रकार की चोटों को वर्णन किया गया है, इनमें से आपकी धारा 8 में दिया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो धारा 8 में आपके 8 प्रकार के यहाँ पर कह सकते क्या है, 8 किस्म की आपकी कह सकते हैं चोटें आपकी मानी गई हैं। ठीक है, और जैसे नेत्र होता है ना, कान आन जैसे श्रवण शक्ति हो गया, कोई अंक 2 टूट गया, ऐसे आपके होते कुल मिला के 8 आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पैरा से राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, राम ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है और राम ने जो अपराध किया है वो कौन सा अपराध किया है? चलिए जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाए कौन सा? यहां पर जवाब बनाया कौन सा होगा? तो कुछ लोगों का जवाब यहां पर आ रहा है कौन सा? यहां पर बी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। याद रखिएगा, राम जब सेंध करेगा उसे बोलते हैं ना, सेंधमारी को बोलते हैं गर्भ भेदन। क्या बोलते हैं? गर्भ भेदन बोलते हैं। तो यहां पर जवाब जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं? हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया जाएगा, जो कि भारतीय दंड संहिता में जो एक धारा है आपकी उसमें से 445 के तहत उसे सजा दी जाएगी। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी, सेंधमारी बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? सेंधमारी किया है इसने। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित करता है? जमाव समझ सकते हो कि जब क्या हो, जब यहां पर कह सकते हैं विधि के विरुद्ध जमाव, मतलब कह सकते हैं जैसे आपकी आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, आचार संहिता लग जाती है तो बोला जाता है कि 4 से 5 लोगों को एक साथ खड़े होना यहां पर वर्जित है। ठीक है, मतलब वही चीज है कि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ठीक है, और यह उन व्यक्तियों का होता है जिनमें जमाव गठित हुआ होता है। तो यहां पर आपका जो ये पॉइंट आपका है ये किया गया है। ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, धारा 141। ठीक है, धारा 141 हो जाएगा। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 लोगों से ज्यादा जमाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है आपसे, हाँ बस भाई इतने प्रश्न लिया था।